हाय हेलो एवरीवन। क्या हाल है? गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जैसे जैसे दिवाली नज़दीक आ रही है, आप लोगों के एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहे हैं। आई होप बढ़िया पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो सब, बिल्कुल लग के। टाइम वेस्ट नहीं करना है किसी भी चीज़ में। कार की पार्टी मांगने में बहुत लेट नहीं हो गई? तो बहुत दिन हो गए, अब तो वही पुरानी लगने लग गई। चलिए, सिक्योरिटी लॉ में भी अमेंडमेंट्स हैं। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस में भी अमेंडमेंट्स हैं। लिंक दे दूं ग्रुप में? पता नहीं लोगों को ऐसा। वही तो लिंक है। तुमने कैसे ज्वाइन किया फिर सबने? ओके, एक मिनट। लिंक तो यही होगी, 4704। एक मिनट रुक जाए, क्या पता क्या करते हैं भैया। 4704 ही है यार। हम सब होशियार हैं इसे जा रहे, तुम होशियार हो तभी तो इधर हो। अभी तो यहां तक पहुंच गए। चलिए, तो सिक्योरिटी लॉ के अमेंडमेंट्स हैं। आप कुछ भी दिमाग मत लगाना, एक दिन हार्डली 1 घंटा 1.5 घंटा सारे अमेंडमेंट खत्म करवा दूंगा। फोकट के यूट्यूब पर सर्च मत करना, कोई नोट सर्च मत करना। मैं पढ़ाऊंगा 2-2 3-3 घंटे के फोकट के लेक्चर, टाइम पास गाना मस्ती के साथ देखने की जरूरत नहीं अपने 2.5-3 घंटे खराब करने की। मैं आपको करवाऊंगा, अभी शांति रखो। दिवाली बाद अमेंडमेंट की क्लास लूंगा। 15 मिनट के अमेंडमेंट है सेटिंग अप बिजनेस में, 2 पेज के। और बाकी अमेंडमेंट है थोड़े बहुत सिक्योरिटी लॉ में, वो भी बहुत मेजर या सिग्निफिकेंट नहीं है ना। तो परेशान नहीं होना है, कोई यूट्यूब पर या कहीं कुछ सर्च नहीं करना है ना। कोई जरूरत नहीं, ना नोट्स की ना वीडियोस की। मैं बताऊंगा, सब हम करेंगे। चलिए, डी लिस्टिंग स्टार्ट करते हैं। डिलिस्टिंग क्या है? लिस्टिंग क्या है? गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज टू ट्रेड अवर सिक्योरिटीज ऑन देयर प्लेटफॉर्म। सो डिलिस्टिंग क्या है? रिमूवल ऑफ द सिक्योरिटीज फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज। आफ्टर डिलिस्टिंग योर सिक्योरिटी इज नो लॉन्गर अवेलेबल टू बी ट्रेडेड ऑन द प्लेटफॉर्म। अब ये तो हो गया कॉन्सेप्ट कि आपको रिमूव कर देंगे वहां से। तो रिमूव तो सर कई बार और भी करते हैं नॉन कंप्लायंस की वजह से। तो रिमूवल दो तरह का होता है, परमानेंट और टेम्पररी। टेम्पररी रिमूवल सस्पेंशन है, परमानेंट रिमूवल डिलिस्टिंग। और डिलिस्टिंग हमें समझ में आता है। डिलिस्टिंग दो तरह से होती है, या तो कंपनी अपनी इच्छा से करवाना चाहती है, या कुछ कांड करोगे तो हो सकता है स्टॉक एक्सचेंज खुद आपको डिलिस्ट कर दे। सो डिलिस्टिंग दो तरह की, वॉलेंट्री और कंपल्सरी। कंपल्सरी डिलिस्टिंग होगी तब तो आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी ही है ना। व्हाट इज दिस एग्जिट अपॉर्चुनिटी? भैया, डीलिस्टिंग होने से ना तो कंपनी बंद हो रही है ना कंपनी बर्बाद हो रही है। डीलिस्टिंग बायबैक नहीं है, डीलिस्टिंग वाइंडिंग अप नहीं है, डीलिस्टिंग स्ट्राइक ऑफ नहीं है। कंपनी एग्जिस्ट थी, अभी भी करती है, आगे करती रहेगी। अभी शेयर्स ट्रेड हो रहे थे प्लेटफॉर्म पर, स्टॉक एक्सचेंज पर, अब नहीं होंगे। बस यही डिफरेंस है। इससे क्या नुकसान हो रहा है? इन्वेस्टर को नुकसान हो रहा है कि अब वो कहां जाकर बेचेंगे, तो लिक्विडिटी खत्म हो जाएगी। इसलिए आपको यह देखना पड़ेगा कि हम डीलिस्टिंग कहां से करवा रहे हैं और उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं। अगर आपकी कंपनी के शेयर बीएसई पर लिस्टेड हैं, एनएसई पर लिस्टेड हैं, और यहां से डिलिस्ट करवा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों को लिक्विडिटी पर अगर आपके शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, और यहां से डिलिस्ट करवा रहे हो बीएसई से, तो आपको क्या देनी पड़ेगी? एग्जिट अपॉर्चुनिटी। भैया हैदराबाद वाले क्या करेंगे? तो रूल क्या है? अगर आपकी डिलिस्टिंग के बाद आपके शेयर एक भी ऐसे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट ना बचे जिसके नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल है, तो आपको इन्वेस्टर्स को क्या देनी पड़ेगी? एग्जिट अपॉर्चुनिटी। तो वॉलेंटरी लिस्टिंग दो तरह की होगी, विदाउट एग्जिट अपॉर्चुनिटी और विद एग्जिट अपॉर्चुनिटी। अगर पहला केस है कि बीएसई एनएसई दोनों पर लिस्टेड है, केवल एनएसई से डिलिस्ट करवा रहे हो, तो बिना एग्जिट अपॉर्चुनिटी के डिलिस्टिंग होगी। और अगर दूसरा केस है तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी भी डिलिस्टिंग के लिए देनी पड़ेगी। सिंपल बात। भैया क्लियर है यहां तक? कंपलसरी में क्या है भैया? कंपलसरी में तो आपको कंपलसरीली एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी ही पड़ेगी। ये इतनी कहानी क्या है?
ये कहानी है कि डिलिस्टिंग रेगुलेशन को 2021 में क्या किया था हमें। डिलिस्टिंग पे दो ही रूल लगते हैं, कंपनीज एक्ट, सॉरी सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट और सेबी रेगुलेशन के। कंपनीज एक्ट में तो डिलिस्टिंग को लेकर कोई ऐसा प्रोविजन ही नहीं है। ठीक है, ये एससीआरए में क्या लिखा है भैया? एससीआरए में मेनली तो ये लिखा है कंपलसरी डिलिस्टिंग के ग्राउंड, किस किस ग्राउंड पर कंपलसरीली आपके सिक्योरिटीज को डिलिस्ट किया जा सकता है। दूसरी बात, लिस्टिंग किस किस की होती है? इक्विटी की, डेट की, प्रेफरेंस की। तो डिलिस्टिंग भी इन सबकी होती है, लेकिन हमें केवल क्या पढ़ा? इक्विटी शेयर्स की डिलिस्टिंग। डिलिस्टिंग ऑफ सेबी रेगुलेशन 2021 फॉर डिलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स। सर आपने सिक्योरिटी लॉ इतने अच्छे से और इतना कॉन्सेप्चुअली पढ़ा है कि हमने कई बार यूट्यूब पर वीडियो देखने की कोशिश भी की, तो थैंक यू सो मच कि आपको ऐसा लगा। और मैंने शायद कई बार बोला भी है कि ये चैप्टर, ये कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ के देखो, जितने वीडियो मिल जाए उनसे आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा, आपको रियलिटी समझ में आ जाएगी। आई मे नॉट बी दैट मच एक्टिव ऑन द यूट्यूब, क्योंकि मेरे जीवन में काम और है ना, मैं केवल इसी पर टिका हुआ नहीं हूँ जीवन में। जीवन जीने मरने का सबब यही, क्योंकि और से हो भी टाइम पास ही रहे। क्या ही सबको सब आता है सिक्योरिटी लॉ में, क्या रिवीजन करोगे ऑनलाइन जाकर? कर ही रहे हम अभी, जिसको जितना पढ़ना है ये सफिशियंट है। बाकी तो और सब रुकावटें जीवन की, डिस्ट्रैक्शंस हैं। तो मैं तो इसीलिए कहता भी हूँ, और आज पे मेरे को ये कॉन्फिडेंस भी है कि जिसने मेरी क्लासेस रेगुलरली अटेंड की हैं, जो मेरी क्लास में बैठा है, वो चैलेंज के साथ बोलता हूँ कि उसको मेरा कंटेंट हमेशा सुपीरियर लगेगा। ये मेरा कॉन्फिडेंस है अपने कंटेंट पर, एंड यू आर रियलाइजिंग इट। थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। होगा 100%, मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ तो वो होगा कुछ तो। चलिए, जिसको भी ऐसा लगा प्लीज बताना जरूर। मैं तो बोलता भी था कई बार क्लास में कि यार ये चैप्टर आप कभी यूट्यूब पर देखो, या ये कॉन्सेप्ट कभी देखो, कोई समझा पा रहा है कैसे। हुआ हो तो बताना जरूर। अब बात करते हैं कि ये रेगुलेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं। कोई भी कंपनी जिसके इक्विटी शेयर लिस्टेड है, और अब अगर उनकी क्या करवाना चाहती है डिलिस्टिंग, तो रेगुलेशन एप्लीकेबल होगा। पर ये रेगुलेशन कब कब एप्लीकेबल नहीं होगा, पहले तो लास्ट में पढ़ा था, पर अब स्टार्टिंग से ही पढ़ लेते हैं। तब हम इतने मेच्योर नहीं हुआ करते थे, बस इंग्लिश की हिंदी करते हैं यूट्यूब पर। मैंने आपको कई बार ये भी बोला था, क्लास में ही समझ आ गया था, यूट्यूब की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं तो बोलता हूं, मैं और किसी के लिए तो नहीं बोल रहा, अपने कंटेंट के लिए बोल सकता हूं। यस, आई हैव टोटल फेथ ऑन माय कंटेंट। आपको लग रहा है ये अच्छी बात है, बस प्लीज गिव मी सेटिस्फेक्शन। ये रेगुलेशन कौन कौन से डिलिस्टिंग पर एप्लीकेबल नहीं होंगे? पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, इसीलिए तो हम एग्जिट अपॉर्चुनिटी पूरा डिलिस्टिंग रेगुलेशन लिख रहे हैं। जिधर पब्लिक को गए नहीं शेयर्स, कहां नहीं गए? जो आईजीपी पर लिस्टेड थे विदाउट पब्लिक ऑफर, उन पर ही डिलिस्टिंग रेगुलेशन। आप ये तभी पढ़ रहे हो ना, खुद से पढ़कर आ चुके हो, एक बार में खुद से रिवाइज हो रहा है। हम तो अब कॉन्सेप्ट ब्रश अप कर रहे हैं केवल। पॉइंट नंबर 1, तो जब आईजीपी पर लिस्टिंग थी विदाउट मेकिंग द पब्लिक ऑफर। पॉइंट नंबर 2, अगर इक्विटी शेयर डिलिस्ट हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू द रिजोल्यूशन प्लान। दो बार पढ़ चुके हैं सर, थिंक बहुत बढ़िया बच्चे हो यार तुम। ये जो 20-25 लास्ट में बचे हो ना, ये तो अच्छा ही पढ़ रहे हो। माय बेस्ट विशेस, मतलब आप मान नहीं सकते कि मैं दुआओं में भी आप लोगों को याद रखता हूं। बिलीव मी कि यार इन बच्चों का अच्छा हो, ये मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि इस बैच में कई कीटाणु थे जिन्होंने बहुत कोशिश की बैच को गुमराह करने की। कई लोगों ने तो पूरे ग्रुप को सेकंड ग्रुप छुड़वा दिया, पूरे ग्रुप को सेकंड ग्रुप छुड़वा दिया कि मैं नहीं दे रहा सेकंड ग्रुप, तुम सब भी छोड़ दो। कन्विंस कर दिया, कन्विंस नहीं, उसको ब्रेन वॉश करना कहते हैं। उसके बाद भी आप लोग बचे हुए हो। डेफिनेटली मैं सीरियसली बोल रहा हूं, मैं तुम लोगों को दुआओं में भी याद रखता हूं। मोर देन हाफ क्लास शिफ्टेड, बस सब अच्छा ही होगा, बुरा कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूं कोई बच्चा इतनी मेहनत करके फेल भी हो जाए ना, वो बुरा नहीं हुआ, इसके साथ उसकी डेस्टिनी है, वो है ना। डेस्टिनी और अच्छा और बुरे में डिफरेंस होता है। जो बुरा होना था ना, वो उन लोगों के साथ हो चुका जिन्होंने दोस्त इतने बुरे बनाए थे कि वो दोस्त खुद भी बर्बाद हुए और उन्होंने उस ग्रुप को भी बर्बाद किया। उनके साथ हो चुका, उनके साथ बुरा हो चुका। उनकी किस्मत बुरी थी कि उनको इतने बुरे दोस्त मिले। और इसीलिए मैंने कल दोस्ती की वो जो इंस्टाग्राम पर पोस्ट की है, लास्ट में एक लाइन इस बैच को ही समर्पित है कि एक ने एक ग्रुप छोड़ दिया और दूसरे भी छोड़ रहे हैं, वो दोस्त नहीं दुश्मन है। सो बिलीव मी गाइज, ये 25-30 लोग जो बचे हो ना, आप अभी 4-5 तो और ऐसे भी हैं जो अटेंड नहीं कर रहे हैं ऑनलाइन, वो रिकॉर्डेड देखते हैं।
मैं दुआओं में भी आपको याद रखता हूं। माई बेस्ट विशेष टू ऑल ऑफ यू। आप शुरू से एंड तक बचे हुए हो, जो भी होगा आप वो आपकी डेस्टिनी है। बट आपने दिल जीत लिया मेरा कि इतने गंदगी के बाद, इतने गंदे लोग थे इस बैच में, बोथ ग्रुप देना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए भी, आपकी बैच में गंदे लोग थे, उसके बावजूद आप बने हुए, वो गंदगी आप तक नहीं पहुंची। माई बेस्ट विशेष टू ऑल ऑफ यू। दिल से दुआ मांगूंगा मैं आपके लिए, आज भी मांगता हूं, अभी आगे भी मांगूंगा। अब जो भी हो वो डेस्टिनी है, ना मेरे बस में ना आपके बस में। गुड यार तनिष्क, बहुत बढ़िया। आई होप आप लोग साथ में सीएस बनो, आप मोक्षिता, आप लोग साथ में उन्होंने, अच्छा रहेगा, अच्छा लगेगा। मेरे जैसे ही कहानी आप लोगों की भी हो। आई रियली विश इट। चलिए, सो अच्छा लगता है सर, आप डेली क्लास लिया करो, आपसे बात करने में कॉन्फिडेंस आता है। बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू सो मच। मैं भी ट्राई करता हूँ यार, बट कमिटमेंट बहुत है, जरूरी नहीं कि रेगुलर। 2 दिन बस मैं भोपाल चला गया था तो क्लास नहीं ले पाया, अदरवाइज तो सैटरडे को तो क्लास ली थी मैंने, फिर बस इसीलिए ब्रेक हुआ बीच में। आई विल ट्राई, कल भी क्लास है, परसों भी क्लास है ना, 10 तक तो हम क्लास लेंगे बकायदा। डीलिस्टिंग अगर हो रही है रिजोल्यूशन प्लान के अकॉर्डिंग, रिजोल्यूशन प्लान अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, कंपनी बर्बाद हो गई, आपके अगेंस्ट में केस लगा, आप आईपीसी में चले गए, आपकी कंपनी के अगेंस्ट में, सब याद है आपको। अब वो कोई और खरीदने आया, उसने बोला मैं ये 2000 करोड़ में पूरी कंपनी खरीद रहा हूं, बट इस कंपनी को मैं क्या करवाऊंगा, डिलिस्ट करवाऊंगा, तो वो डिलिस्टिंग रिजोल्यूशन प्लान के अकॉर्डिंग हो रही है, तो फिर ये रेगुलेशन एप्लीकेबल नहीं होगा। वह एनसीएलटी जाने और रिजोल्यूशन प्लान जाने, सब्जेक्ट टू उस प्लान में डिलिस्टिंग के लिए प्रोविजन हो और उस प्लान में एग्जिट अपॉर्चुनिटी हो। एग्जिट अपॉर्चुनिटी हो, डिलिस्टिंग का प्रोविजन। इसके नीचे सर जो लिखे ना सर, वो नहीं समझ में आ रहे सर, पढ़ लेते हैं। Existing public shareholder shall be provided an exit opportunity at a price which shall not be less than the price by whatever name called at which the promoter or any entity belonging to the promoter group or any other shareholder directly or indirectly is provided an exit opportunity. एग्जिट अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, सबको दोगे, पब्लिक शेयर होल्डर्स को भी, प्रमोटर्स को भी। तो ये नहीं कर सकते कि प्रमोटर को अलग प्राइस पर एग्जिट दो और पब्लिक को अलग प्राइस पर एग्जिट। ये क्या पूरे चैप्टर के लिए बात कर रहे हैं? नहीं। जब आप रिजोल्यूशन प्लान के अकॉर्डिंग डिलिस्टिंग कर रहे हो तो ऐसी सेटिंग ना कर ले वो रिजोल्यूशन प्लान वाले बंदे से कि मेरे शेयर तो 500 में खरीद ले, इनको बर्बाद कर दे, 50-50 में खरीद ले। जितने पर शेयर किसके खरीद रहे हो? प्रमोटर के, और उनसे रिलेट, हाँ, shall not be less than the price at which प्रमोटर या उनसे रिलेटेड एंटिटीज के आपने शेयर खरीदे। गुड, बहुत बढ़िया, पक्का सबको क्लियर है। फर्दर डीलिस्टिंग की डिटेल्स अलोंग विच एग्जिट प्राइस का जस्टिफिकेशन आपको स्टॉक एक्सचेंज को देना पड़ेगा। जब आपका रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव हुआ ना, आपको ये बताना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज को कि हम डिलिस्टिंग करवाएंगे। देखो आपके रिजोल्यूशन प्लान में डिलिस्टिंग का जिक्र किया गया था, वो रिजोल्यूशन का प्लान एनसीएलटी ने अप्रूव कर दिया, तो बकायदा आप डिलिस्टिंग भी करवा लेना इस कंपनी की, आप खरीद के ले जाओ, लेकिन डिलिस्टिंग के लिए एग्जिट अपॉर्चुनिटी देना और स्टॉक एक्सचेंज को बता देना कि हम डिलिस्टिंग करवा रहे हैं और कि एग्जिट प्राइस हमने कैसे कैलकुलेट की है, उसका जस्टिफिकेशन देना। आगे इंस्पिरेशन आप ही हो सर, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत गुस्सा है सीरियसली उस पर्टिकुलर बंदों पर, उन 2-3 लोगों पर जिन्होंने 8-10 लोगों को, 10-15 लोगों का दिमाग खराब करके पूरे ग्रुप को, पूरे लोगों को शिफ्ट कर डाला। मैं बता नहीं सकता आपको कि ऐसे हमारे साथ रहते हुए भी अगर किसी व्यक्ति का दिमाग इतना गंदा हो तो सोचो दुनिया कितनी गंदी होगी। हमारे साथ रह के नहीं सुधर पा रहे। चलिए नाउ इन फॉलोइंग सिचुएशंस में डिलिस्टिंग की परमिशन नहीं मिलेगी। ओके, मैं बात करता हूं क्यों अपलोड नहीं हो रहे लेक्चर। डिलिस्टिंग की परमिशन नहीं मिलेगी। मैंने मना कर रखा था कि अपलोड करने से कि लाइव अटेंड करो, बट ठीक है मैं करवाता हूँ। 10 तारीख को मैं अकेडमी में रहूंगा, जब अकेडमी की छुट्टी है, रिवीजन सेशन भी लूंगा आपका, और उसके बाद 1-2 घंटे में यही काम करूंगा, कहाँ कहाँ अलग अलग सिस्टम पे अलग अलग लेक्चर्स रखे हुए हैं उनको सबको एक जगह करवाऊंगा। चलिए, कुछ सिचुएशंस में आपको डिलिस्टिंग की परमिशन नहीं मिलेगी। पहला, डिलिस्टिंग परसुएंट टू बायबैक। तुमने बायबैक कर लिया रवारे सर, देखो 90% हो गई मेरे पास, डिलिस्ट कर दो। ये 90 कहां से लाया? लास्ट में आया था कि प्रमोटर की होल्डिंग 90 हो जानी चाहिए, तो बोले भाई डिलिस्टिंग के लिए डिलिस्टिंग के रूल फॉलो करके 90 पे लेकर जा।
एग्जिट अपॉर्चुनिटी देकर 90 पर लेकर जा, तुमने बायबैक किए शेयर्स, पब्लिक की होल्डिंग कम, प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा, तुम कह रहे हो डिलिस्टिंग कर दो, नहीं करेंगे। डिलिस्टिंग परसुएंट टू बायबैक इज नॉट परमिसिबल, डिलिस्टिंग परसुएंट टू प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट इज नॉट परमिसिबल। थर्ड, लिस्ट हुए जब तक कि 3 साल ना हो जाए डिलिस्टिंग परमिसिबल नहीं है। और चौथा, कोई ऑलरेडी एक इंस्ट्रूमेंट आपका इशू है जिसका इस तरह के इक्विटी में कन्वर्जन होना, बाकी तो बेचारा सपने देख रहा है वो तो कि लिस्टेड शेयर्स मिलेंगे, जब तक वो इनमें आकर कन्वर्ट ना हो जाए तब तक आप डिलिस्टिंग नहीं करवा सकते। इंस्ट्रूमेंट जो कि कन्वर्टिबल है जो द सेम क्लास ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट आर sought टू बी डिलिस्टेड आर आउटस्टैंडिंग, जब तक आउटस्टैंडिंग है वो इंस्ट्रूमेंट तब तक डिलिस्टिंग नहीं हो सकती। आगे, हाँ, कोई भी याद कीजिए, इनको मैंने दो नाम भी दिए थे, ये 4-2 और ये 4-5, क्योंकि आगे काम आता है ये, वो ड्यू डिलिजेंस करने आएगा तो बोल के जाएगा कि 4-2 4-5 का नॉन कंप्लायंस नहीं है, बोर्ड पे लिख कर देंगे बिल्कुल। बट नेक्स्ट कंडीशन क्या है भैया, कि कोई भी अक्वायरर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंपनी का पैसा यूज नहीं करेगा डिलिस्टिंग में। तो पैसा यूज कहां होता है डिलिस्टिंग में, एग्जिट अपॉर्चुनिटी दोगे तो पब्लिक से शेयर खरीदोगे, कौन खरीदेगा, कंपनी या प्रमोटर, प्रमोटर, कंपनी थोड़ी खरीदेगी, अक्वायरर बोलते हैं यहां पर उसको, है ना, कंपनी खरीद लेती तो बायबैक हो जाता, अक्वायरर बोल रहे हैं, अक्वायरर खरीदेगा, तो अक्वायरर के पास पैसे कहां से आएंगे, खुद ला, यहां से पैसे कंपनी से नहीं ले जाएगा। नेक्स्ट, अगर अक्वायरर ने पिछले 6 महीने में कभी इक्विटी शेयर्स कंपनी के बेचे हैं, भाई तूने बेचे ही क्यों थे जब डिलिस्टिंग करवानी थी, तुमने रेट गिरवा दी होगी मार्केट में ताकि लोग कम रेट पर अभी डिलिस्टिंग में शेयर बेच के चले जाएं। इफ अक्वायरर इज हेड सोल्ड shares of the company during the period of 6 months prior to the date of initial public announcement, आएगा अभी initial public announcement आगे करेंगे, 6 महीने में अगर आपने शेयर बेचे हुए हैं पिछले 6 महीने में, अभी आप डिलिस्टिंग नहीं करवा सकते। नो अक्वायरर शेल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्या नहीं कर सकता अक्वायरर, ऐसी कोई भी डिवाइस, स्कीम या आर्टिफाइस नहीं ला सकता जिसका इंटेंशन क्या हो, शेयर होल्डर के साथ फ्रॉड करना। ऐसी कोई डिवाइस, ऐसा कोई तरीका, ऐसी कोई स्कीम, ऐसी कोई कलाकारी मत करना डिलिस्टिंग के थ्रू जिसका इंटेंशन इन्वेस्टर्स के साथ फ्रॉड करना। नेक्स्ट, ऐसे किसी भी ट्रांजेक्शन या प्रैक्टिस में इन्वॉल्व मत होना जो कि फ्रॉड है या डिसीट है। डिसीट भी वही होता है, धोखाधड़ी करना अपॉन द शेयर होल्डर्स। ऐसी कोई भी प्रैक्टिस मत करना जो फ्रॉडुलेंट और डिसेप्टिव और मैनिपुलेटिव, मतलब ले देकर एक ही बात कर रहे हैं। कितना डर है इनको कि 3 बार एक ही लैंग्वेज लिखनी पड़ रही ताकि कोई वर्ड छूटे नहीं। ऐसा कोई काम मत करना लिस्टिंग के थ्रू जिसका इंटेंशन फ्रॉड करना। आगे चलिए भैया, वॉलेंट्री डिलिस्टिंग पर आते हैं। वॉलेंट्री डिलिस्टिंग आप समझते हो, क्या समझते हो वॉलेंट्री डिलिस्टिंग में, कि जो कंपनी अपनी इच्छा से करवा रही, और पहले पढ़ रहे हैं वॉलेंट्री डिलिस्टिंग विदाउट एग्जिट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इसके बाद आपके शेयर किसी एक स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है जिसके नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल है। चलिए, प्रोसेस क्या होगी, बहुत आसान प्रोसेस। सबसे पहला काम किसकी अप्रूवल लेनी है, बोर्ड की अप्रूवल लेनी है। दूसरा काम, स्टॉक एक्सचेंज को अप्लाई करना है डिलिस्टिंग के लिए। स्टॉक एक्सचेंज, अगर स्टॉक एक्सचेंज से पूछना पड़ेगा क्या हमेशा, यस। स्टॉक एक्सचेंज अगर आपको अलाउ नहीं करता है डिलिस्टिंग तो आप डिलिस्टिंग नहीं करवा सकते। नेक्स्ट, उस डिलिस्टिंग का आपको पब्लिक नोटिस पब्लिश करना है न्यूज़पेपर में। कौन कौन सा न्यूज़पेपर, इंग्लिश, एक हिंदी और एक वर्नाक्युलर। बहुत बढ़िया यार सिद्धि, ऐसे टिप्स पर आंसर आ जाए तो मजा ही आ जाए। बोर्ड अप्रूवल, स्टॉक एक्सचेंज की अप्रूवल, न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन और नेक्स्ट बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोजर। बहुत बढ़िया यार, यू गाइस आर ऑसम। डिस्क्लोज द फैक्ट ऑफ डिलिस्टिंग इट्स फर्स्ट एनुअल रिपोर्ट, पहली एनुअल रिपोर्ट में इसका डिस्क्लोज करना। नेक्स्ट, न्यूज़पेपर में क्या क्या दोगे, स्टॉक एक्सचेंज का नाम, जहां से डिलिस्ट करवा रहे हो, डिलिस्टिंग का रीजन, और इस बात का फैक्ट कि अभी एक स्टॉक एक्सचेंज ऐसा बचा है जिसके नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल है, इसी वजह से हम एग्जिट अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं। आगे इस चैप्टर का सबसे भयंकर टॉपिक, एक्चुअली चैप्टर आधा तो यही है,
यस, वेरी गुड। ये एप्लीकेशन स्टॉक एक्सचेंज को कितने दिन में डिस्पोज करनी है? 30 दिन। 30 डेज का टाइम होगा उनके पास इस एप्लीकेशन पर एक्सेप्ट या रिजेक्ट का। स्टॉक एक्सचेंज को जो आपने सेकंड पॉइंट में आपने एप्लीकेशन दी थी, उनको 30 डेज है उनके पास प्रोसीड करने के लिए। चलिए अब एग्जिट अपॉर्चुनिटी की प्रोसेस पढ़ते हैं। सिचुएशन तो आप समझते हो, प्रोसेस पर आते हैं। कब एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी है आप जानते हैं। तो फिर आपकी अप्रूवल मिल गई मोहम्मद आपको, है ना अजहर? फिर अप्रूवल मिल गई, डीम्ड अप्रूवल। सबसे पहला काम जो यहां दिया हुआ है, क्या करना है आपको? इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट। किस किस को करना है? स्टॉक एक्सचेंज को बता दो कि हम डिलिस्टिंग करवा रहे हैं। ये चैप्टर तो मैंने पूरा पढ़ा के एक बार वैसे भी रिवाइज करवाया ही था, हमने एक दिन में पूरा चैप्टर रिवाइज किया था ये, फिर रिमेंबर, क्योंकि बहुत सारी प्रोसीजर्स हैं। इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट करेंगे सबसे पहले। अक्वायरर जब डिसाइड करेगा कि हमें वॉलंटरी डिलिस्टिंग करवानी है, इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट करेगा स्टॉक एक्सचेंज को। इसी इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट की एक कॉपी किसको भेजनी है? कंपनी को, अपने रजिस्टर्ड ऑफिस। एक्चुअली दो लोगों को हो रहा है ये, स्टॉक एक्सचेंज और कंपनी। इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट में क्या लिखोगे? वही बात, क्या रीजन है जिस वजह से डिलिस्टिंग करवा रहे हो, और इस बात के अंडरटेकिंग की 4.2 और 4.5 हम कंप्लाई कर रहे हैं। 4.2 मैंने पिछले 6 महीने में कोई शेयर नहीं बेचे। 4.5 कि फ्रॉड का इंटेंशन नहीं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, कौन अपॉइंट करना है? मर्चेंट बैंकर मैनेजर टू द ऑफर। कब? ये कब आएगा? आंसर है सबसे पहले ही यही आएगा। बिफोर मेकिंग इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट आपको अपॉइंट करना है मर्चेंट बैंकर एज ए मैनेजर टू द ऑफर। ये अक्वायरर का एसोसिएटेड पर्सन नहीं होना चाहिए। दैट्स इट। ये पब्लिक अनाउंसमेंट करवाना, अरे इसको पता है कि अक्वायरर को कुछ, अक्वायरर को तो ये पता है कि मर्चेंट बैंकर करता है डिलिस्टिंग, वो तो डिलिस्टिंग के लिए मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट कर देगा, बस दैट्स इट। सो मैनेजर टू द ऑफर अपॉइंट करोगे आप, और मैनेजर टू द ऑफर ही सबसे पहले काम करना स्टार्ट करेगा। इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट भी वही करवाएगा और आगे की प्रोसेस भी वही करवाएगा। नाउ मैनेजर टू द ऑफर के क्या क्या ऑब्लिगेशन है, ये अपने आप में एक 5 नंबर का टॉपिक हो गया। मैनेजर टू द ऑफर को क्या क्या चीजें ध्यान रखनी, क्या क्या उसके ऑब्लिगेशंस हैं, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। पहला, ये जिम्मेदारी है, सही बताऊं तो सारी जिम्मेदारियां किस बात की हैं? ये सुनिश्चित कर लो, यू नीड टू इंश्योर ऑल ऑफ दीज फॉलोइंग थिंग्स। आपको ये चीजें इंश्योर करनी है। पहला, अक्वायर की हैसियत है इसको इंप्लीमेंट करने की, और इंप्लीमेंट करने के लिए हैसियत चाहिए कि हाँ पैसा चाहिए ना एग्जिट अपॉर्चुनिटी के लिए। अक्वायरर इज एबल टू इंप्लीमेंट। पॉइंट नंबर 2, फर्म अरेंजमेंट हो चुका है। फर्म अरेंजमेंट समझते हो ना आप? पैसा पक्का अरेंज हो चुका है। इस चीज का, टू मीट द पेमेंट ऑब्लिगेशन। वेरीफाइबल मीन सर यहां से यहां तक की लाइन तो पूरी आईपीओ जैसी आ गई। हाँ बिल्कुल, फर्म अरेंजमेंट हैव बीन डन थ्रू वेरीफाइबल मीन्स ऑफ फाइनेंस बाय द acquirer टू मेक द पेमेंट ऑब्लिगेशन अंडर द रजिस्टिंग ऑफर। तीसरी चीज इंश्योर करें कि जो पब्लिक अनाउंसमेंट के कंटेंट है, इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट के कंटेंट है, वो क्या है? ट्रू, फेयर, एडिक्वेट। कोई भी झूठ नहीं बोला इसने पब्लिक अनाउंसमेंट। नेक्स्ट, और जितने भी इंटरमीडियरीज चाहिए वो भी इसी के थ्रू अपॉइंट हो गए। कौन से इंटरमीडियरी चाहिए भैया डिलिस्टिंग में? अभी तो सीएस भी आएगा, और भी जो सेबी रजिस्टर्ड, मेनली तो सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी किसी को भी अपॉइंट कर रहे हो, लाइक बैंकर को ही कर रहे हो, सेबी रजिस्टर्ड होने चाहिए। नेक्स्ट, ड्यू डिलिजेंस करना है इसको कि कोई भी नॉन कंप्लायंस ना हो डिलिस्टिंग के ऑफर में। नेक्स्ट, इंश्योर करना है कि आप अपने आप को, कि आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक्वायरर के साथ एसोसिएटेड नहीं हो, और ये इंश्योर करना है कि एक्वायरर इस रेगुलेशंस के प्रोविजंस को कंप्लाई करता है। कितने आसान से ऑब्लिगेशंस है ना इसके।
कि एक्वायरर एलिजिबल है डिलिस्टिंग करवाने के, एक्वायरर ने पैसा अरेंज कर लिया है, आईपीए क्या कंटेंट सही है, इंटरमीडियरी रजिस्टर्ड ही है, मैनेजर किसी भी तरीके से एसोसिएटेड नहीं है, प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस फॉलो करे मैनेजर मर्चेंट बैंकर, और ये बात कि प्रोविजन कंप्लाई हो रहे, इन चीजों का ध्यान रखें। नेक्स्ट, लेकिन इतना आसान तो होता ही नहीं। अभी इसने क्या कर दिया, इसके दिमाग में आया कि डिलिस्टिंग करवानी है, इसने सबसे पहले कौन अपॉइंट किया, मर्चेंट बैंकर, फिर उसके थ्रू क्या करवा दिया, इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट। किस किस को बता दिया, किस किस को बता दिया, एक स्टॉक एक्सचेंज को और एक कंपनी। अब आपको भैया, तुम तो अक्वायर हो, बोर्ड की अप्रूवल ले लो सबसे पहले। बोर्ड रेडी है क्या? इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट करने के बाद आपको बोर्ड की अप्रूवल लेनी 21 डेज में। गुड यार, बहुत बढ़िया। कुछ लोग तो क्या गजब पढ़ रहे हैं। 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट आपको बोर्ड मीटिंग बुलाकर उसकी अप्रूवल लेनी है। बोर्ड ये 21 दिन का समय क्यों ले, इन 3 चीजें देख ले, समझ ले, इसके बाद बोर्ड मीटिंग करे, और बोर्ड मीटिंग करके ये सर्टिफाई। इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट हुआ, बोर्ड को पता चला कि डिलिस्टिंग हो रही है, अब बोर्ड सर्टिफाई करे क्या कंपनी सिक्योरिटी लॉ का कंप्लायंस कर रही है, एलओडीआर आईसीडीआर जो जो भी हम सिक्योरिटी लॉ कंप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट, जो अक्वायरर और उनसे रिलेटेड एंटिटीज हैं वो 4-5 रेगुलेशन का कंप्लायंस कर रही है, सिक्योरिटी लॉ का कंप्लायंस कर रही हैं, 4-5 का कंप्लायंस कर रही हैं। ये बोर्ड भी अप्रूव कर रहा है। ये बात अक्वायरर ने भी सर्टिफाई की थी, अक्वायरर ने भी डिक्लेरेशन दिया था, और अब बोर्ड भी दे रहा है। और बोर्ड ये भी बोलता है कि हमारे ओपिनियन में डीलिस्टिंग शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में ही है, फायदा ही होगा इससे आपका। क्या क्या हो गया यार, आज का टारगेट है हम डिलिस्टिंग की एग्जिट अपॉर्चुनिटी खत्म करेंगे बस, बाकी का चैप्टर कल पढ़ेंगे, कल खत्म हो जाएगा फिर। हाँ, क्या क्या हो गया ये, इसके साथ रिस्क नहीं लेना, इस टॉपिक के साथ कोई सा भी टॉपिक एग्जाम में आ सकता है, तो पूरी प्रोसेस पढ़ रहे हैं हम। तो क्या क्या हो गया, मर्चेंट बैंकर अपॉइंट हुआ, फिर इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद बोर्ड की मीटिंग हो गई, बोर्ड ने सर्टिफाई कर दिया। बोर्ड क्या करेगा, बोर्ड का जो डिसीजन है कि ठीक करवा लो डिलिस्ट, ये बोर्ड का डिसीजन किसको सबमिट करना है, स्टॉक एक्सचेंज जहां कंपनी के शेयर लिस्टेड है। क्या क्या जमा करवाना है, बोर्ड का डिसीजन, वही बोर्ड रेजोल्यूशन जमा होगा इसके नाम पर, बोर्ड ने पास किया, प्लस ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, प्लस ऑडिट रिपोर्ट अंडर रेगुलेशन 76 ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स रेगुलेशन। ये क्या है रेगुलेशन 76? क्वार्टरली ऑडिट ऑफ द रिकंसिलेशन। रिकंसिलेशन हुआ था, हमारे पास कितने शेयर और तुम कितने शेयर बता रहे हो, दोनों में डिफरेंस क्या है, रिकंसिलेशन का ऑडिट। वो भी साथ में, ये क्यों जमा करा रहे हो ऑडिट रिपोर्ट, ये जमा करा रहे हो कि हमारे आज की डेट में शेयर होल्डर्स कौन कौन है, वो अपडेटेड स्टेटस मिलता है ना उसमें कि एक्चुअल शेयर होल्डर कौन है। जैसे ही बोर्ड से ये मिलेगा, स्टॉक एक्सचेंज ये पब्लिक को बताएगा, दे विल डिसेमिनेट इट टू द पब्लिक कि भैया बोर्ड ने भी अप्रूव कर दिया है डिलिस्टिंग को। नेक्स्ट, अब आपका एक काम और है, तो बीच में ट्विस्ट आया कि इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद बोर्ड को पता है कि 21 दिन के अंदर अंदर बोर्ड मीटिंग करनी है, उसके पहले बोर्ड कौन अपॉइंट कर दे, कंपनी सेक्रेटरी। बोर्ड बोले कि ये सब है ठीक है, कंप्लायंस कर रहे हैं, उसके पहले सीएससी तो पूछ लो कंप्लायंस कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो आएगा बताने। तो पहले एक कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना है, वो भी कौन सा, पीयर रिव्यूड कंपनी सेक्रेटरी। कौन होता है ये, समझाया हुआ है आपको बहुत अच्छे से कि आईसीएसआई अपने सीएस का ऑडिट करती है, बड़े बड़े सीएस का, जो ये चेक करती है कि आप सही से सीएस के काम कर रहे हो नहीं कर रहे।
So before considering the proposal of delisting, peer reviewed company secretary अपॉइंट करना है और उसको फॉलोइंग इंफॉर्मेशन देनी है, ड्यू डिलिजेंस वाला ऑडिट करना है। मेन तो ड्यू डिलिजेंस करना है। क्या ड्यू डिलिजेंस के लिए क्या क्या डिटेल देनी है? पिछले 2 साल में जो भी बाइंग सेलिंग और डीलिंग करी है किसने? अक्वायर और उसके रिलेटेड एंटिटीज। यही देखना है कि तुम्हारी प्लानिंग तो नहीं चल रही थी बहुत टाइम से डिलिस्टिंग की और गलत तरीके से डिलिस्टिंग तो नहीं कर रहे हो तुम। पिछले 2 साल में अक्वायर और उसके रिलेटेड पार्टी ने जो भी डीलिंग की है, सेलिंग की है, बाइंग की है, उसकी डिटेल दो उसको, इंक्लूडिंग टॉप 25 शेयर होल्डर कौन है कंपनी में। नेक्स्ट, पिछले 2 साल में अगर कोई ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन हुए तो उसकी डिटेल दो। ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन मतलब आउट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। और तीसरा, कंपनी सेक्रेटरी को अगर इस ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट के लिए और ओपिनियन चाहिए तो वो भी, और इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी मांग सकता है। इसके बाद ये क्या करेगा? कंपनी सेक्रेटरी ड्यू डिलिजेंस करेगा और बोर्ड को रिपोर्ट जमा करवाएगा कि ये जो भी बाइंग सेलिंग डीलिंग थी इंक्लूडिंग टॉप 25 शेयर होल्डर, ये सब सिक्योरिटी लॉ के कंप्लायंस में है, कोई भी नॉन कंप्लायंस या वॉयलेशन किया हुआ नहीं। फिर से मर्चेंट बैंकर अपॉइंट हुआ, उसके थ्रू आपने इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट करवाया, फिर स्टॉक एक्सचेंज को बताया, कंपनी को बताया, कंपनी का बोर्ड अब कह रहा है कि किस दिन में हमें बोर्ड मीटिंग करनी है, लेकिन उसके पहले वो आज इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट मिलते ही कौन अपॉइंट कर दे? सीएस अपॉइंट कर दे, सीएस से करवाए और ड्यू डिलिजेंस, और वो ड्यू डिलिजेंस की रिपोर्ट में अगर सब कुछ सही आए तो फिर आप आगे बढ़ना और बोर्ड मीटिंग करके प्रपोजल को अप्रूव कर देना। ठीक, क्या डिटेल मांगेगा सीएस? पिछले 2 साल में जो भी प्रमोटर या उनके अक्वायरर उनके रिलेटिव ने बाइंग सेलिंग डीलिंग करी उसकी डिटेल इंक्लूडिंग टॉप 25 शेयर होल्डर्स। पॉइंट नंबर 2, पिछले 2 साल में जो भी ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन हो उनकी डिटेल, और उसको कुछ और इंफॉर्मेशन लगती है तो वो इनके बेसिस पर वो देगा ड्यू डिलिजेंस की रिपोर्ट और ये सर्टिफाई करेगा कि कोई भी बाइंग सेलिंग डीलिंग नॉन कंप्लायंस या वॉयलेशन के फॉर्म में नहीं हुई है। किस किस से पूछ लिया? अब तक तो सही मायने में बोर्ड से ही पूछा है। अब आगे आते हैं अप्रूवल बाय शेयर होल्डर। तो मतलब ईजीएम बुलवानी पड़ेगी, हाँ, और पास करवानी पड़ेगी शेयर होल्डर के अप्रूवल। और क्या पास करवाना है? स्पेशल रिजोल्यूशन। बहुत बढ़िया। कैसे पास करना है वो भी? या तो ई वोटिंग या पोस्टल बैलेट। इंपॉर्टेंट डिसीजन है क्योंकि सब पार्टिसिपेट करें। अब यहां एसआर पास करने के लिए 2 रूल फॉलो करने, एक तो कंपनीज एक्ट वाला 75% और दूसरा रूल क्या फॉलो करना है? पब्लिक शेयर होल्डर। जानते हो पब्लिक शेयर होल्डर कौन है? टोटल शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी एक्सक्लूडिंग वो शेयर्स जो कस्टोडियन के पास है जिसके अगेंस्ट में डीआर इशू हो रखे हैं, और दूसरा वो शेयर्स जो प्रमोटर एटसेट्रा के पास हैं, क्योंकि इनको पब्लिक में काउंट नहीं किया जाता। पब्लिक शेयर होल्डर्स में से एटलीस्ट 67% शेयर होल्डर, 2/3 शेयर होल्डर एग्री करें। मतलब टोटल शेयर होल्डर का 75 और पब्लिक शेयर होल्डर का 2/3, 66.67%। ठीक है, पब्लिक शेयर होल्डर का 2/3, टोटल शेयर होल्डर का 75। वो 75 तो पब्लिक कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग है, सिक्योरिटी लॉ के अकॉर्डिंग। पब्लिक शेयर होल्डर का 2/3। नेक्स्ट, इसकी अप्रूवल लेने जाओगे आप स्टॉक एक्सचेंज की। स्टॉक एक्सचेंज की अप्रूवल तो ले ली थी ना सर? नॉट नो एग्जिट अपॉर्चुनिटी के केस पे पड़ा है। अब तक आप स्टॉक एक्सचेंज से पूछने नहीं गए हो सर, तो इन सबके बाद अब आप स्टॉक एक्सचेंज के पास जाओगे। जब स्टॉक एक्सचेंज के पास जाओगे तब आपको ये सीएस की ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट भी जमा करवानी होगी और भी बहुत कुछ होगा। तो कंपनी अब तब एसआर पास करने के बाद 15 दिन बाद अप्लाई करना स्टॉक एक्सचेंज। क्या क्या जमा करवाना इसके साथ में मुझे फिर बताओ कि अप्रूवल जो आज मिल रही है ये फाइनल अप्रूवल है या प्राइमा फेसी अप्रूवल है? दिस इज प्राइमा फेसी अप्रूवल, इन प्रिंसिपल अप्रूवल। गुड। इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए जमा कराओगे तब क्या क्या अप्रूवल की एप्लीकेशन के साथ में क्या क्या जमा होना चाहिए? ऑडिट रिपोर्ट अंडर रेगुलेशन 76,
पिछले 6 महीने का पीरियड कवर करे, ये रिकंसिलेशन वाला ऑडिट। एप्लीकेशन 15 डेज का वो टाइम है उनको डिस्पोज करने का। तो स्टॉक एक्सचेंज को भी अप्रूवल के लिए अप्लाई करो। सब करने के बाद बोर्ड से पूछ लिया, शेयर होल्डर से पूछ लिया, सब हाँ कर रहे हैं, अब स्टॉक एक्सचेंज को अप्लाई करो। नेक्स्ट, कह रहे हैं अब पैसे ले आओ। पैसे कहां से लाएं? जमा करवाओ एस्क्रो अकाउंट में। कितने पैसे जमा कराएं? पहले पहले ये कैलकुलेट कर लो कि कितना अमाउंट एक्सपेक्टेड है लगने वाला। कैसे कैलकुलेट करें? नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग विद पब्लिक मल्टीप्लाई बाय विच प्राइस? फ्लोर प्राइस। फ्लोर प्राइस कैसे निकलेगी? टेक ओवर कोड के रेगुलेशंस के ऊपर। वो क्या है अभी आगे आते हैं। टोटल कंसिडरेशन पेबल कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ शेयर्स विद पब्लिक शेयर होल्डर मल्टीप्लाई बाय फ्लोर प्राइस। इससे क्या निकलेगा? टोटल कंसिडरेशन पेबल। उसका 25% तो आपको अभी जमा करवाना, ऐसा ही है। 25% ऑफ टोटल कंसिडरेशन कब जमा करवाना है? शेयर होल्डर अप्रूवल मिलने के बाद 7 दिन। बचा हुआ पैसा डिटेल्ड पब्लिक अनाउंसमेंट करने के पहले। डिटेल्ड पब्लिक अनाउंसमेंट करने में अभी समय है क्या? हाँ, शेयर होल्डर की अप्रूवल लेने के बाद अभी तो पहले स्टॉक एक्सचेंज में पूछना है। स्टॉक एक्सचेंज को अप्लाई करोगे ना, यहां स्टॉक एक्सचेंज को अप्लाई करोगे, फिर उनकी अप्रूवल आएगी, फिर डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट बनाओगे, फिर सब आओगे, उसके पहले बचा हुआ जमा करवाना है। लेकिन 25% तो आज जमा करवाना है एसआर पास होते ही। एस्क्रो अकाउंट खुलवाओ। एस्क्रो अकाउंट में क्या क्या जमा हो सकता है? कैश, बैंक गारंटी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन। बैंक गारंटी होगी तो किसके फेवर में? बैंक गारंटी होगी तो किसके फेवर में? मर्चेंट बैंकर के फेवर में, ताकि वो रियलाइज करके पैसा दे दे। बहुत बढ़िया। 75% पैसा जमा कराना है डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट करने के पहले। अब अगर पैसा पूरा जमा हो गया, अगर फाइनल प्राइस फ्लोर प्राइस से ज्यादा आती है तो इन्हें पहले डिफरेंस अमाउंट भी जमा करवाना होगा टू मेक द सम ड्यू एंड पेबल। अगर डिस्कवर्ड प्राइस ज्यादा आती है अक्वायरर को हाथों हाथ इसके अकाउंट में एडिशनल सम जमा करवाना पड़ेगा, बचा हुआ पैसा। डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट पर आते हैं। जब स्टॉक एक्सचेंज से इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल जाए उसके एक दिन में आपको देना है डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट। डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट देना है कब? अप्रूवल मिलते ही। कहां देना है? वही हिंदी, इंग्लिश, वर्नाक्युलर। क्या होगी? सारी मटेरियल इंफॉर्मेशन अबाउट द लिस्टिंग। और इवन इस डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट में क्या लिखी होगी? एक डेट। वो डेट होगी रिकॉर्ड डेट। इस रिकॉर्ड डेट पर जिसका नाम बुक्स में आया उन्हीं को मिलेगी एग्जिट अपॉर्चुनिटी, उन्हीं को मिलेगा घर पर लेटर ऑफ ऑफर। तो क्या अक्वायरर की जिम्मेदारी लेटर ऑफ ऑफर भेजने की? हाँ, लेटर ऑफ ऑफर पब्लिश करे। पब्लिक अनाउंसमेंट होने के 2 दिन के अंदर अंदर आपको लेटर ऑफ ऑफर डिस्पैच करने हैं। तो डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट के बाद क्या क्या हो रहा है भैया? डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट के बाद छोड़ो, पहले तो एक डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट के पहले एस्क्रो अकाउंट खुल रहा है और डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट के बाद लेटर ऑफ ऑफर भेजना स्टार्ट करना शेयर होल्डर्स को। और यही आपको अपनी वेबसाइट पर लेटर ऑफ ऑफर भेजोगे, साथ में टेंडर फॉर्म भेजोगे। यही था लेटर ऑफ ऑफर प्लस टेंडर फॉर्म। जिस टेंडर फॉर्म को लेटर ऑफ ऑफर जिसमें पूरी डिटेल लिखी है, टेंडर फॉर्म जिसको भरकर वो अपने शेयर आपको सरेंडर करेगा। ये डिटेल आपको अपनी वेबसाइट पर भी लिखनी है, मतलब लेटर ऑफ ऑफर की। नाउ बिडिंग मैकेनिज्म क्या है? बिडिंग मैकेनिज्म, क्या सब लोग बिडिंग करेंगे? हाँ, फ्लोर प्राइस के अकॉर्डिंग सब लोग बिडिंग करेंगे।
फ्लोर प्राइस कैसे निकलती है हम अच्छे से जानते हैं, आएंगे उस बात पर। तो फ्लोर प्राइस और फाइनल प्राइस कैसे निकलती बात करेंगे। फ्लोर प्राइस तो टेक ओवर कोड के अकॉर्डिंग करेंगे, और फाइनल प्राइस कैसे निकालेंगे, रिवर्स बुक बिल्डिंग करके। जिसने कम दिया है उसका नाम बाद में आएगा, उसका नाम पहले आएगा, जिसने कम दिया उसके शेयर पहले उसका नाम आएगा। फिर जब 90% हो जाए, जहां तक जाते जाते हमारे वही प्राइस क्या कहलाएगी, फाइनल प्राइस, कट ऑफ प्राइस। एग्जाम्पल सबको पता है। लेटर ऑफ ऑफर डिस्पैच करना है वेबसाइट पे। बिडिंग मैकेनिज्म कब से चालू होगी बिडिंग, डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट से 7 दिन में। कितना अच्छा है, डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट से 2 दिन में लेटर ऑफ ऑफर पहुंच जाना, डिस्पैच कर दो, 7वें दिन से बिडिंग चालू हो जानी चाहिए। कितने दिन तक खुलेगी, मैक्सिमम 5 वर्किंग डेज। क्या करेंगे इस बीच में लोग, क्या करेंगे इस बीच में लोग, अक्वायरर को अपने अपने शेयर सरेंडर करेंगे एक फॉर्म भर के। फिर होगा रिवर्स बुक बिल्डिंग, और रिवर्स बुक बिल्डिंग से निकलेगी कट ऑफ प्राइस। और फिर आपको न्यूज़पेपर में पब्लिश करना है कि ऑफर सक्सेस हुआ या फेल हुआ। यहां तक पता चल जाएगा क्या, हाँ। मिनिमम 90% हो जानी चाहिए प्रमोटर की शेयर होल्डिंग, यहां तक पता चल चुका है। शेयर टेंडर करने के मैनर, ऑनलाइन मैकेनिज्म से शेयर टेंडर होंगे। जैसे आप खरीदते हैं ऑनलाइन मैकेनिज्म से, वैसे ही शेयर टेंडर होंगे। रिवर्स बुक बिल्डिंग में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जिनका नाम रिकॉर्ड डेट के दिन रजिस्टर्स में था। ठीक। डिस्कवर्ड प्राइस, फ्लोर प्राइस टेक ओवर कोड के रेगुलेशन 8 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। क्या है टेक ओवर कोड में प्रोविजन, अक्वायरर ने पिछले 52 वीक में कोई एक्विजिशन किया हो तो उनकी वेटेड एवरेज प्राइस, पिछले 26 वीक में कोई एक्विजिशन किया हो तो उनकी वेटेड एवरेज सॉरी उसकी हाईएस्ट प्राइस, ऐसा ही कुछ बोलते हैं, राइट। हाँ, 52 वीक का एवरेज, 26 वीक की हाईएस्ट प्राइस, पिछले 60 दिन की मार्केट प्राइस का, ट्रेडिंग प्राइस का एवरेज, यही है। अब डिस्कवर्ड प्राइस कैसे कैलकुलेट होगी, फाइनल प्राइस कैसे कैलकुलेट होगी, कट ऑफ प्राइस कैसे कैलकुलेट होगी, रिवर्स बुक बिल्डिंग के मेथड से। नेक्स्ट, अक्वायरर लोगों को अगर कन्विंस करना चाहे तो बोल सकता है कि देखो फ्लोर 500 है और मैं आपको बता रहा हूं मेरे अकॉर्डिंग मैं 530 तक भी खरीद लूंगा। तो ये 530 क्या हो गई, इंडिकेटिव प्राइस। कट ऑफ है क्या है, कट ऑफ तो 540 भी हो सकती है। इंडिकेटिव प्राइस दे सकता है जो फ्लोर प्राइस से ज्यादा होगी, और इंडिकेटिव प्राइस को कभी भी अपवर्ड साइड में क्या कर सकता है, रिवाइज कर सकता है। नेक्स्ट, क्या डिस्कवर्ड प्राइस से ज्यादा पैसे दे सकता है एक्वायरर, बिल्कुल दे सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अगर डिस्कवर्ड प्राइस एक्वायरर को एक्सेप्टेबल नहीं है, हो सकता है क्या, नहीं कर सकता कम डिस्कवर्ड कभी भी इंडिकेटिव प्राइस आप अपवर्ड रिवाइज कर सकते हो, डाउनवर्ड रिवाइज नहीं कर सकते। डिस्कवर्ड प्राइस अगर एक्वायरर ने जो ऑफर दिया था फ्लोर प्राइस और इवन इंडिकेटिव प्राइस से ज्यादा है, देखो इंडिकेटिव प्राइस तक तो कितनी भी प्राइस हो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बट अगर आपके इंडिकेटिव प्राइस से भी ज्यादा है और आपको फ्लोर प्राइस पसंद नहीं आ रही, सॉरी आपको फाइनल प्राइस समझ नहीं आ रही एक्वायरर को, तो एक्वायरर चाहे तो क्या कर सकता है, 2 दिन में क्या दे दे उन्हें, काउंटर ऑफर। और फिर काउंटर ऑफर की प्रोसेस चालू होगी कि आप ऑफर दोगे, फिर वो वापस अप्लाई करेंगे, फिर आप उसके अकॉर्डिंग फाइनल प्राइस कैलकुलेट करना। ऑफर सक्सेस कब होता है, जब प्रमोटर की पोस्ट ऑफर शेयर होल्डिंग कितनी हो जाए, 90%। 90% ऑफ टोटल शेयर्स। टोटल शेयर्स की कैलकुलेशन में 3 तरह के शेयर्स काउंट नहीं होंगे। वो शेयर जो किसके पास रखे हुए हैं, कस्टोडियन के पास। वो शेयर जो ट्रस्ट के पास रखे हुए, इसॉप ट्रस्ट के पास। और तीसरा वो शेयर्स जो इनएक्टिव शेयर होल्डर के पास है, वेनिशिंग कंपनी के पास है, स्टॉक ऑफ कंपनी के पास है, या आईपीएफ में ट्रांसफर किए हुए हैं। ये शेयर्स काउंट नहीं होंगे पब्लिक टोटल शेयर्स की काउंट। तो टोटल शेयर माइनस ये 3 बचे हुए का 90% प्रमोटर की शेयर होल्डिंग हो जानी चाहिए। और ये शेयर होल्डर्स की लिस्ट भी किससे सर्टिफाई करवाना, पीयर रिव्यूड कंपनी सेक्रेटरी से। ये कौन सी शेयर होल्डर की लिस्ट,
जितने शेयर कस्टोडियन के पास रखे हैं जिनके अगेंस्ट में डीआर इशू हुए हैं, जितने शेयर्स ट्रस्ट के पास रखे हुए हैं, जितने शेयर वैनिशिंग कंपनीज, अनआइडेंटिफाइड कंपनीज, स्टॉक ऑफ कंपनीज, आईपीएफ में ट्रांसफर शेयर्स, इनकी लिस्ट आपको सीएस से अप्रूव करवानी होगी। ठीक, ये एग्जांपल पढ़ लिया था हमने। सबसे कम प्राइस को सबसे पहले एक्सेप्ट करेंगे, जहां जाकर हमारी शेयर होल्डिंग कितनी हो जाए 90% के बराबर, बस यही हमारी क्या है फाइनल प्राइस, सबको 600 रुपये मिलेंगे। अगर ये फाइनल प्राइस इंडिकेटिव प्राइस से कम है तो इंडिकेटिव प्राइस जितना देना पड़ेगा। अगर ये फाइनल प्राइस इंडिकेटिव से ज़्यादा है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप इस प्राइस को रिजेक्ट करके क्या कर दो, काउंटर ऑफर दे दो। ठीक है, हो गया था ये तो। काउंटर ऑफर की टाइमलाइन दी है, आप देख लेना। ऑफर फेल कब कब हो सकता है, जल्दी बताओ। प्रमोटर की शेयर होल्डिंग मिनिमम लेवल पर ना पहुंचे तो ऑफर फेल, या जो प्राइस डिस्कवर्ड है प्रमोटर ने उस प्राइस को, अक्वायर ने उस प्राइस को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता, काउंटर ऑफर भी नहीं देना चाहता, तो आपका पूरा ऑफर फेल है, सब अरेंजमेंट वापस कर लो। ऑफर फेल हो या पास, आपको न्यूज़पेपर में फिर एडवर्टीजमेंट देना। कब कब हो सकता है फेल, मिनिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग नहीं पहुंची हो, प्राइस प्रमोटर को पसंद नहीं आई हो, और काउंटर ऑफर दिया था लेकिन वो भी फेल हो गया। अगर ये होता है तो सारे शेयर वापस पहुंचा देना, डीलिस्टिंग का जितने भी खर्चे थे वो अक्वायरर ही बियर करेगा। 6 महीने तक नेक्स्ट डीलिस्टिंग के लिए अप्लाई मत करना। मैं तो कह रहा हूं सारे शेयर वापस लौटाने पड़ेंगे। स्टॉक एक्सचेंज को आप फाइनल अप्रूवल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, और एक्सपेंसेस आप ही बियर करो। जब ऑफर सक्सेस हो जाए तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, जितने भी शेयर होल्डर ने शेयर टेंडर किए हैं उन्हें हम पैसा पे कर देंगे। कितना पैसा पे करेंगे, अगर डिस्कवर्ड प्राइस किसके बराबर है, फ्लोर प्राइस के बराबर या इंडिकेटिव प्राइस के बराबर। तो पेमेंट ऑनलाइन कर देना मार्केट सेटलमेंट सिस्टम से। लेकिन अगर डिस्कवर्ड प्राइस जो है वो फ्लोर और इंडिकेटिव प्राइस से भी ज्यादा है तो उसके पास पैसे अरेंज पूरे नहीं हो रखे होंगे, तो पेमेंट करना 5 दिन। कहां से, पब्लिक अनाउंसमेंट। कौन सा पब्लिक अनाउंसमेंट, जो एक्सेप्ट या फेल होने के बाद। हर्षिता समझाता हूं कल। फेल या एक्सेप्ट होने के, ऑफर फेल या ऑफर सक्सेस होने के बाद आपको एक पब्लिक अनाउंसमेंट करना ही कि हमारे ऑफर का क्या हुआ। और अगर आप इन चीजों में डिले करते हो तो आपको 10% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फिर क्या करोगे, ये सब कुछ हो गया तो उसके बाद आप स्टॉक एक्सचेंज को फाइनल अप्रूवल के लिए अप्लाई करोगे, और अगर ये एक्सेप्ट हो गया तो फाइनली आपकी क्या हो जाएगी, डिलिस्ट। लास्ट के 2 पॉइंट, कुछ शेयर होल्डर अभी भी बच गए क्या, हाँ, क्योंकि 90% शेयर होल्डिंग बनते ही हमने तो डिलिस्टिंग करवा ली। हो सकता है 2-4% शेयर होल्डर बच्चे हों जिनके पास अभी भी शेयर्स हैं और डिलिस्टेड हैं, इनके पास कितने साल का टाइम रहेगा, 1 साल का टाइम होगा डिलिस्टिंग के बाद। किस बात के लिए, कि वो भी आए और अपने शेयर्स इसी फाइनल प्राइस पर क्या कर दें, सरेंडर कर दें। एक्वायरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, उसे खरीदना पड़ेगा। कौन सी प्राइस पर, जो फाइनल प्राइस हमारी ऑफर में हुई थी, वो फाइनल कट ऑफ प्राइस पर। That's it. जब आपके अगर शेयर सारे स्टॉक एक्सचेंज से डिलिस्ट हो जाएं, जितने भी आपके आउटस्टैंडिंग डीआर हैं उन सबको आपको क्या करवाना पड़ेगा, कैंसिल करवाना। उन सबको कैंसिल करवा के किस में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, इक्विटी। इट्स इट। तो आज के लिए इतना ही, खत्म करते हैं। वॉलंटरी लिस्टिंग बची है छोटी सी, फिर
एसएमई पर एसएम छोटी कंपनियों की डिलिस्टिंग कैसे होती है, छोटा सा पार्ट, और आईजीपी पर लिस्टेड की डिलिस्टिंग कैसे होती है, वो भी छोटा सा पार्ट। डिलिस्टिंग कंपल्सरी डिलिस्टिंग के ग्राउंड तो ठीक है, यहाँ से आगे कल डिस्कस करते हैं, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।